Hello, good afternoon everyone. Myself Vishnu Naman. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal People. और आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ना क्या प्रोसीजर होगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग इसको डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग बेयर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 124 हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मार्जिनल नोट पढ़िएगा आप लोग, तो कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना क्या क्या प्रोसीजर होगा जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाएंगे। ठीक है, तो देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ सीजेआई and until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। मतलब कि पहले की स्टेटस क्या थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, देयर वेर 7 मेंबर्स ऑफ द जजेस ना। अभी लेकिन सिचुएशन क्या है कि अभी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस 34 हो सकते हैं, जिसमें अभी हमारे यहाँ 33 जजेस की नंबर्स है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब क्या करा, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर his hand and seal on the recommendation of the national NJSC referred on 124A and shall hold office until he attains the age of 65 years। 65 साल तक वो अपनी ऑफिस को होल्ड करेगा। दूसरी चीज क्या करा कि एवरी पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड एज द सीजेआई उसको जो है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तीसरी चीज क्या कह रहा है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनजेएसी। तो ये एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और क्या इसकी एक्चुअल स्टेटस है, तो दिस एनजेएसी वाज एक्चुअली डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड इन द सुप्रीम कोर्ट जजेज एसोसिएशन केस इन 2015 में इसको जो है एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, इसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना और आगे पढ़ते हैं। क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट a judge may by writing under his hand address to the president resign his office। प्रेसिडेंट को आप रिजिग्नेशन देंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रेसिडेंट किसको रिजिग्नेशन, सीजीआई किसको रिजिग्नेशन देगा, तो प्रेसिडेंट को। ठीक है, दूसरा क्या, जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। क्लॉज 4 में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, कैसे हम इम्पीचमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इम्पीचमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस हेयर। आज आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप और भी जान लीजिए कि आज तक हमारे यहाँ किसी भी सीजीआई का या किसी हाई कोर्ट जज का इम्पीचमेंट अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्लॉज 2A पढ़ते हैं। द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर एज पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड। फिर क्लॉज 3 पढ़ते हैं, अ पर्सन शैल नॉट बी। एक्चुअल में क्लॉज 3 में बताया गया है क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। पहली चीज, अ पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ हाई कोर्ट जज कम से कम कितना साल, कम से कम 5 साल तक वो अपना हाई कोर्ट का जस्टिस के रूप में काम कर लिया है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में एज ए जजेस। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी है अगर आपके अंदर, तो आप सीजीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, एससी जज। दूसरा आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ही मस्ट हैव एटलीस्ट, ठीक है, 10 साल की आपसे कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए इन हाई कोर्ट ना, इन, ठीक है, कम से कम 10 साल की आपकी एज एन एडवोकेट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन हाई कोर्ट। फिर उसके बाद तीसरी और क्या चीज है जो रिक्वायर्ड है फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए सीजीआई। तो मान लीजिए आप या तो हाई कोर्ट के जज हैं कम से कम 5 साल तक के लिए, या फिर 10 साल की प्रैक्टिस है आपकी एज एन एडवोकेट। तीसरी चीज जो है, ही इज अ प्रोमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ किसके, प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये चीजें
तीन चीजें, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, तो भी आपको हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमने समझा कि तीन ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज। ठीक है, हाई कोर्ट जज के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको हम थोड़ा सा इधर से क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं या ऐसे रवि कर देते हैं। ठीक, बेसिकली हमने पढ़ा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए कम से कम आप 5 साल की आपकी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी 10 साल की अगर प्रैक्टिस नहीं, अरे आज आप जज नहीं है, एज अ जज आपने 5 साल वर्किंग नहीं है आपकी, तो आप एज एन एडवोकेट जो है आपकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। तीसरी चीज, आप एक प्रोमिनेंट या आप कह सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, किसके ओपिनियन में? इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो और ये एक्चुअल में डिफाइंड नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशंस होगी टू बी कंसीडर्ड एज ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ना। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट आप कब माने जाएंगे, ये चीज बताई नहीं गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये तो हो गया हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर अब हम आते हैं कि इसमें जैसे आप लोगों ने देखा कि एनजेएससी की बात की गई है, तो एनजेएससी से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने जो एक्चुअल प्रोसीजर था हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का जो एक्चुअल प्रोसीजर था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1950 से लेकर 1973 तक एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी। ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, ही विल बी अपॉइंटेड एज अ सीजेआई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अ प्रैक्टिस वाज बीइंग फॉलोड बाय द from 1950 to 1973 that the senior most judge of the Supreme Court will be appointed as the SC judge CJI। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या प्रॉब्लम हुआ कि 1900 लगभग 1978 में जब हमारा 1973 में जब हमारा जजमेंट आया, कौन सा जजमेंट? केशवानंद भारती का जजमेंट। तो इस केशवानंद जजमेंट भारती के जजमेंट के बाद जस्टिस एएन रे ना, जस्टिस एएन रे को 3 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को हमारे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया। बात समझ रहे हैं? अभी तक प्रैक्टिस क्या थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही बनेगा क्या? हमारा सीजीआई बनेगा। लेकिन जो केशवानंद भारती का जजमेंट आया 1973 में, इस केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद एक्चुअल में जो डिसेंटिंग ओपिनियन में ये जो 3 जज सीनियर जज थे, इन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं दिया था। इनका ओपिनियन जो था मेजोरिटी ओपिनियन था, और इस मेजोरिटी ओपिनियन से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नाराज थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था जस्टिस एएन रे, जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पे आते थे ना, इन 3 लोगों को सुपरसीड कर दिया। इन तीनों लोगों का नाम क्या है? जस्टिस जेएम, नाम बता देते हैं। जस्टिस जेएम सेलात। ठीक है, जस्टिस जेएम SHELAT, जस्टिस जेएम सेलात, एएन ग्रोवर और KS हेगड़े। दूसरे क्या हैं? एएन ग्रोवर, और तीसरे थे, मतलब जस्टिस सेलात, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े, ये 3 जजों को क्या कर दिया गया? सुपरसीड कर दिया गया। मतलब इनको अवॉइड कर दिया गया या स्किप कर दिया गया। ठीक है, ठीक। ये सीनियरिटी में 3 जजों को स्किप करने के बाद किनको अपॉइंट किया गया सीजेआई? जस्टिस एएन रे। ठीक है, जस्टिस एएन रे को सीजेआई अपॉइंट किया गया, जिनका नाम अजीत नाथ रे था। और ये कौन से नंबर के सीजीआई बने? 14वें नंबर के। ठीक है, इनको 14वें नंबर का सीजीआई बनाया गया, 3 जजेस को सुपरसीड करके, स्किप करके। ठीक है, तो उसके बाद इन तीनों ऑनरेबल जजेस ने
इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देश भर में इस चीज का कह सकते हैं क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत UN क्राइज मच गया, लोग इस चीज की काफी क्रिटिसिज्म किए। और उसके बाद अब हम लोगों को इस घटना के बाद हम लोगों को ये 3 केसेस मिलते हैं जिनको हम लोग फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस के नाम से जानते हैं। NJAC वाला जो केस है उसको फोर्थ जजेस केस भी कहा जाता है, बट बेसिकली ये 3 जजेस केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद NJAC वाला भी बताएंगे। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जजेस केस। इसमें क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस वेयर रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, एंड कैबिनेट का ओपिनियन क्या था कि ये जो हमने एडवाइस दी है इसको डिस्क्लोज कर दिया जाए, जनरल पब्लिक के बीच में डिस्क्लोज हो जाए। तो क्या हुआ, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस वेयर रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट एंड कैबिनेट वांटेड टू डिस्क्लोज द रिकमेंडेशन। उस रिकमेंडेशन को डिस्क्लोज करना चाहती थी कैबिनेट ने, बट उस रिकमेंडेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में क्या कहा, रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। क्यों, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन या रिकमेंडेशन, सो ये जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज क्या कही, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड CJI, तो द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू द ओपिनियन ऑफ द CJI। अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज का, और सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस वाला जज होगा उसके ओपिनियन को क्या कहा गया कि उसकी ओपिनियन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होंगी ना। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड CJI, मान लीजिए इनका एक मत पे ओपिनियन नहीं होता है, प्रेसिडेंट चाहते हैं कोई और CJI बने, CJI चाहते हैं कोई और CJI बने, तो द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू ओपिनियन ऑफ CJI। इसका मतलब प्रेसिडेंट CJI की बात न मानते हुए किसी और को CJI बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड जजेस की, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसको हम लोग सेकंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, या सेकंड जजेस ट्रांसफर केस, या तो सेकंड जजेस केस कह दें या सेकंड जजेस ट्रांसफर केस भी। बेसिकली इसको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस कहा जाता है। इस केस में क्या हुआ, जो हमारा SP गुप्ता का जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो थी 7 जज बेंच थी, 7 जजेस बेंच थी, और दूसरा जो हमारा सेकंड जजेस केस था इसमें 9 जजेस बेंच थी, ठीक है। नाइन जज बेंच हमारे दूसरे केस में थी, और इसने क्या किया, इसको ओवररूल कर दिया। उसके बाद क्या कहा, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर बाय द 3 जजेस पैनल शुड बी देयर। एक इन्होंने कॉलेजियम का रेफरेंस दिया कि एक कॉलेजियम होगी जिसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। वो कॉलेजियम क्या होगी, उस कॉलेजियम में बताया हमारे सेकंड जजेस केस में कि देयर विल बी अ CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू CJI। CJI के बाद वाले 2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो भी उस पैनल में होंगे, मतलब 3 लोगों का पैनल होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का CJI होगा और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ना। देखिए क्या लिखा है, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये होगा कॉलेजियम में। फिर तीसरी चीज क्या कही, एडवाइस टेंडर्ड बाय द CJI इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ऊपर क्या कहा था, एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्रेसिडेंट ना, देखिए क्या कहा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड CJI, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड। अभी ऊपर जो है प्रेसिडेंट बाउंड नहीं था, लेकिन अभी नीचे क्या हो गया, अब नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय CJI। क्यों, क्योंकि ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करने का, और जुडिशरी में अगर प्रेसिडेंट को माना जाता है कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो अगर प्रेसिडेंट जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का अगर हम इंटरफेरेंस ज्यादा दे देंगे ये, तो क्या हो जाएगा, इट विल कह सकते हैं, इट कैन इंडेंजर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये हमारे न्यायिक इंडिपेंडेंस को
स्वतंत्रता को, न्यायिक जुडिशियल स्वतंत्रता को क्या कर सकती है, ये नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो अब हम सेकंड जजेस में क्या जाने कि दो चीज इसमें निकल के आई कि हमारा एक 3 जजों का पैनल होगा जिसमें सीजीआई होंगे और दूसरी 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और तीसरी बात क्या निकल के आई कि हमारा जो सीजीआई का ओपिनियन होगा वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन पे बाइंडिंग होगा। मतलब अगर सीजीआई ने जिसको कहा कि ही शुड बी अपॉइंटेड एज द सीजीआई, तो दैट पर्सन ओनली बी अपॉइंटेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपना थर्ड केस, जो जिसको थर्ड जजेस केस कहा जाता है, इन री स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998। ये इन री क्या होता है, इसको हम स्टार्टिंग में भी बताए थे। इन रेफरेंशियल, जब हम लोग आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंशियल ऑर्डर में जब प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो दैट क्वेश्चन दैट केस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज ए इन री केस। ठीक है, इन रेफरेंशियल केस। ठीक है, तो इस केस में हमारे प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि जो आपने कोलोजियम बताया है उस कोलोजियम में कुछ क्लेरिफिकेशन दीजिए कि देयर इज नॉट एक्चुअली क्लियरिटी। तो सो प्रेसिडेंट एक्चुअली आस्क्ड द क्लैरिफिकेशन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रेसिडेंट आस्क्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑन कोलोजियम अंडर 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि जो अभी 3 जजेस की पैनल था उसको बढ़ा के अब 5 जजेस का पैनल कर दिया। नाउ देयर विल बी 5 मेंबर्स इन द कोलेजियम। क्या क्या, कौन कौन लोग होंगे? 1 person is the CJI that will be chairperson and 4 other senior most judges of the Supreme Court will be the ex officio member of the that panel। उस मेंबर के ex officio होंगे। ex officio को बोलते हैं पदेन ना, जैसे आप किसी एक पद पे हैं और उस पद पे होने की वजह से कोई और दूसरा पद मिल जाता है, दैट इज नोन एज एक्स ऑफिशियो। ठीक है, तो कोलेजियम एक्सपेंडेड। नाउ कोलेजियम इज क्या है, इसमें एक सीजीआई होंगे एंड देयर विल बी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब हम लोग जान गए कि हमारा 3 जजेस केस को डिसाइड करने के बाद फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि देयर विल बी अ कोलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और उस कोलेजियम में कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। पांचों में 4 लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, और जो सबसे हेड होगा जो करंट सीजीआई होगा। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आते हैं अपने ये तो हो गया हमारा 3 केसेस, दैट इज फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। इसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट ले आया, अरे सॉरी, इंडियन पार्लियामेंट ने 99th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। ये क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको रब कर ले, 1 मिनट ना। अब हम लोग एक्चुअल में हम लोगों ने फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें हमने क्या किया था, वी इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ एनजेएसी। एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2014 बाय 99th अमेंडमेंट। 99 संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमने अपने संविधान में एनजेएसी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया। 124A पढ़िएगा, 124B और 124C हमने ऐड किया। ठीक है, अब 124A में एनजेएसी में बताया गया कि इसमें कौन कौन से लोग होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से लोग होंगे? पहला, जैसे अब ये क्या एक्चुअल में एनजेएसी क्या था, ये रिप्लेसमेंट था हमारे कोलेजियम सिस्टम का ना। कोलेजियम सिस्टम को क्यों रिप्लेस करना चाहती थी, तो इस पे बहुत सारे आरोप लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस में सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो लोग जिनके रिश्तेदार या रिलेटिव्स ऑलरेडी जजेस रहते हैं, जिसको नेपोटिज्म हम लोग बोलते हैं ना। तो इन सब चीजों का इसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर दिया उसको रिकमेंड कर दिया। देयर इज नो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी कि क्या प्रोसीजर एक्चुअली फॉलो किया जाता है ना। किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसलिए इसको एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग
पढ़ते हैं कि एनजेएसी में कौन कौन से लोग होंगे। पहला वह व्यक्ति होगा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, तो कॉलेजियम में भी चीफ जस्टिस हेड कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अंतर आता है कहाँ, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे 4 थे, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतर आता है यहाँ से ना, लॉ मिनिस्टर होगा ना, मतलब अब इसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आएगा। जब कानून मंत्री आएंगे तो राजनीतिक मामला हो गया। फिर दूसरे 2 एमिनेंट पर्सन्स विल बी अपॉइंटेड, और ये 2 एमिनेंट जो पर्सन्स होंगे इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी होगी, एंड दैट कमिटी इज will be there, that will be including the prime minister, the CJI and the leader of opposition। सपोज कीजिए कि आज का सिचुएशन में अगर हमारा एनजेएसी वर्क कर रहा होता और हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे होते, तो क्या प्रोसीजर होता, हमारे सीजेआई मतलब हमारे जस्टिस BR गवई साहब, इसके बाद हमारे 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उसके बाद लॉ मिनिस्टर हमारे, और 2 एमिनेंट पर्सन्स। उन 2 एमिनेंट पर्सन्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और सीजीआई हमारे फिर BR गवई साहब, और लास्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे राहुल गांधी, ठीक है। तो ये एक कमिटी थी, ये कमिटी एक्चुअल में इन 2 लोगों का अपॉइंटमेंट करती, बाकी ये 3 लोग तो एक्चुअल में पहले से है ही, ठीक है। तो 4 मेंबर्स का एक कमीशन होता, एक कमिटी होती, जिसको हम लोग बोलते हैं एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, जो क्या करता, जो सिलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन देता कि कौन कौन से व्यक्तियों को हम जज बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। कौन से केस में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2015 में हमने एनजेएसी को डिक्लेयर कर दिया कि इट इज नल एंड वाइड, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इट इज अगेंस्ट सो एंड सो। क्यों कहा इसको हमने, क्योंकि इट वाज अप टू सम एक्सटेंट इंटरफेयरिंग इन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस ना, न्यायिक जो इंडिपेंडेंस है, जिसको हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं, उसमें क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। कैसे इंटरफेयर होगा, जब हमारे कानून मंत्री काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक मामला आ जाएगा, और जब राजनीतिक आ जाएगा तो सरकार जो सीजीआई होगा उसको इस बात का भय होगा कि मुझे अपॉइंट किसने किया है, कहीं ना कहीं मेरा अपॉइंटमेंट में हमारे सरकार का हाथ है, तो मुझे सरकार के फेवर में जजमेंट देना चाहिए, तो हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है खतरे में पड़ जाती। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ एनजेएसी, ये इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों में ही आपको आर्गुमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके एनजेएसी के अगेंस्ट आर्गुमेंट बता रहे हैं, फेवर में नहीं बता रहे हैं। फेवर में आप लोग अपना समझिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, ये 4 मेंबर्स का जो कमीशन था इसको हमने डिक्लेयर कर दिया, इट इज नल एंड वाइड। अब ये सुन हो गया। तो फिर अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द करंट पोजीशन फॉर अपॉइंटिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज ना। हमने एनजेएसी को तो डिक्लेयर कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड जजेस केस दैट वाज डिसाइडेड इन द इनरी केस वाज, जो हमारा तीसरा जो थर्ड जजेस केस था, इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था, 1998 का जो केस है, इसमें क्या डिक्लेयर किया था कि हमारा जो कॉलेजियम होगा उसमें एक होंगे सीजीआई +4 ठीक है, सीजीआई +4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। तो यही कॉलेजियम अभी एक्चुअल में वर्क कर रहा है, इसी कॉलेजियम के थ्रू हम अपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा कि हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन कहाँ पे है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, और उस एलिजिबिलिटी के बाद क्या हिस्ट्री है हमारा फर्स्ट सेकेंड, क्यों हमने ये लॉ अपना जो इंट्रोड्यूस किया, जो कॉलेजियम सिस्टम, ये कब आया, तो उसके बाद ये कब एक्सपैंड हुआ कॉलेजियम सिस्टम, और फिर एनजेएसी क्या है, एनजेएसी के बाद फाइनली हमने देखा कि अभी एनजेएसी कौन से केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। इस केस को हम लोग फोर्स जजेस केस भी कहते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015
इसको हम लोग फोर्थ जजेस केस भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा इसेंशियल है। क्वालिफिकेशन क्या, 10 साल की आपकी 5 साल की आपकी जजशिप होनी चाहिए इन हाई कोर्ट, 10 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन हाई कोर्ट, या यू शुड बी अ प्रोमिनेंट या डिस्टिंग्विश्ड जूरीज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये 3 ऑनरेबल जजेज हैं, जस्टिस जे.एम. सेलार, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर और जस्टिस के.एस. हेगड़े। इन लोगों को सुपरसीड के करके हमने हमारी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14वें सीजीआई बनाया था, जस्टिस ए.एन. रे को। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है आपको समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया तो आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो एक्चुअल में लॉ पढ़ते हैं या लॉ ऑप्शनल से आप यूपीएससी या यूपी जुडिशियल सर्विसेज देना चाहते हैं। इन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर। आप एलएलबी एग्जाम्स, एलएलएम एग्जाम्स में भी इसको यूजफुल पाएंगे बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।